नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जो टॉपिक चल रहा है वो है सेट थ्योरी और आज उसका पार्ट 5 होना है। इसके पहले आपको 4 पार्ट दिए जा चुके हैं, तो अगर आप फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं सेट पर, तो फिर आप उसको सीक्वेंसली देखें, ठीक है ना, क्योंकि चीजें एक दूसरे से डिपेंड हो सकती हैं। तो बीच से अगर कोई पार्ट देख रहे हैं तो कुछ चीजें हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए सीक्वेंसली देखें। तो चलिए देखें कि पार्ट 5 में हमें क्या चीजों को समझना है। यहां पर हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स की। जो सेट्स होते हैं उन पर कुछ ऑपरेशंस, वैसे तमाम ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन यहां पर हम डिस्कस करेंगे मेन ये 4 ऑपरेशंस। यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले ये समझा जाए कि यूनियन क्या है। नंबर 1, यूनियन को समझते हैं। इन चारों ऑपरेशंस को समझने के लिए हमने यहां पर 3 सेट्स ले लिए हैं एग्जांपल्स के लिए, जिससे कि इन्हीं सेट्स के माध्यम से हम इन ऑपरेशंस को समझ पाए। ठीक, तो यहां पर एक सेट ए नाम का लिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9, 11। एक सेट बी नाम का लिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11, 13 और ये सी नाम का सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 11, 13, 15। तो इन सेट्स की मदद से चलिए ये ऑपरेशन समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन क्या है। यूनियन, तो यूनियन के ऑपरेशंस के लिए ये सिंबल यूज करोगे, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में आप यू लिखते हो कैपिटल लेटर में, इस तरीके से यूनियन का सिंबल। 2 सेट्स की यूनियन कैसे की जाती है ये सीखना है। ठीक, तो मान लो आपसे कहा जाए, यही एग्जाम्पल सपोज करिए एग्जाम में दे दिया जाए ए और बी इस तरीके से, ठीक, या कोई दूसरा भी दे दिया जाए और कहा जाए कि ए और बी की यूनियन करो, तो आप यूनियन कैसे करोगे। सब बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। 2 सेट्स की यूनियन करना है तो आप एक ऐसा सेट बना दो जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं। भाई नाम है, ऑपरेशन का नाम है यूनियन, और यूनियन का मतलब ही होता है संगठन, मतलब सब लोग एक साथ आ जाओ, यूनियन बना लो, है ना। तो नाम से ही अंदाजा लग जाता है। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट्स ले लो। ओके, तो ए के सारे एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11 ले लिए हमने। इसके बाद में बी के एलिमेंट्स लेने हैं, तो बी के एलिमेंट हो गए आपके 7, 9, 11 और 13। अब एक मिनट, 7, 9, 11, 13 जब हमने लिखा तो हम देख रहे हैं कि यहां पर ये जो 7, 9, 11 है ये रिपीट हो गए, क्योंकि ए सेट और बी सेट में ये 7, 9, 11 दरअसल कॉमन एलिमेंट्स थे, मतलब वो ए में भी थे और बी में भी। अब जो सेट थ्योरी का रूल है, जो इसके पहले की क्लास में डिस्कस भी हो गया है, फिर सुन लीजिए आप, कि जो सेट थ्योरी का रूल है कि किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार लिखने की कोई नीड नहीं है। अगर किसी भी सेट के अंदर अगर इस तरह लिखा हुआ है 2, 2, 2, 3, 3 ऐसे लिखा हुआ है सपोज, तो इसका कोई मतलब नहीं। आप इसके बजाय सिर्फ इतना लिख सकते थे 2 और 3। मतलब सेट का ये मतलब है कि कितने तरह के एलिमेंट्स हैं आप उनके बारे में बताओ। कि यहाँ पे 2 आया, 3 आया, वो कितने बार ऐसे करके अगर रिपीट है तो एक एलिमेंट्स को आप रिपीट करके ना लिखें, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो उसे कंसीडर वैसे भी एक ही बार कर लिया जाएगा। जैसे मतलब आप गलत ऐसे लिख देते हो तो ऐसा नहीं कि कोई कट कर देगा आपका क्वेश्चन, ऐसे गलत नहीं किया जाएगा। ठीक, लेकिन ट्रेंड यही है कि आप एक एलिमेंट को एक ही बार शो करो। तो ये 7, 9, 11 आपको 2 बार लिखने की नीड नहीं थी। तो जब आप ए और बी की यूनियन करो तो पहले आपने ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए 3, 5, 7, 9, 11। इसके बाद जब आप बी के एलिमेंट लिखो तो उनको दोबारा लिखने की नीड नहीं है जो ए में आप लिख चुके हो। तो बचा क्या फिर आपके पास में 13, है ना। बी में बचा क्या 13, वो लिख दो आप। तो हमने ए के भी सारे एलिमेंट लिख दिए, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख दिए और रिपीट नहीं किया। तो ये है ए यूनियन बी। ठीक, अब अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाता कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल दो, सिंपल, मतलब वो चाहता है कि पहले आप ए और बी की यूनियन करो और जो रिजल्ट आ जाए उसकी यूनियन आप सी वाले सेट के साथ करो। तो ए और बी की यूनियन करने पर तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक, अब उसकी सी से यूनियन करने का मतलब है कि ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आया वो और ये जो सी वाला सेट है ये, इन दोनों की यूनियन कर दो। तो फिर वही यूनियन का जो तरीका बताया गया कि पहले इस सेट के सारे एलिमेंट्स आप लिखते चले जाओ 3, 5, 7, 9, 11, 13 और उसके बाद जो सी सेट है उसके एलिमेंट्स लिख दो। अब सी सेट्स में 11, 13, 15 जब आप लिखोगे तो 11, 13 रिपीट होगा, वो पहले लिखा जा चुका है इसलिए उसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप केवल 15 और लिख दो, है ना। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये है यूनियन निकालना। कोई भी सेट दिया जाए, कैसा भी सेट दिया जाए, आप बड़े आराम से उसकी यूनियन
निकाल सकते हो। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें कि यूनियन की डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे कहा जाए यूनियन क्या है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे। अब ये तो बोलचाल की भाषा में क्वेश्चन समझा दिया गया आपको कि दो सेट्स की यूनियन बनानी है तो ए के भी सारे एलिमेंट्स ले लो, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख दो। लेकिन जब आप एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखते हो तो कुछ सही शब्दों का चयन करके अपनी बात को ठीक से प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक, तो मैथमेटिकल के सिंबल्स को यूज करके हम अपनी डेफिनेशन कैसे दें, चलिए ये बात समझ ली जाए कि अगर दो सेट्स हैं ए और बी तो फिर उनकी यूनियन क्या होगी। आपको सेट बिल्डर फॉर्म याद है ना, तो हम डेफिनेशन को भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बता रहे हैं। तो डायरेक्ट ये लिखने के बजाय आप पहले एक लाइन लिख सकते हो कि लेट ए कैपिटल ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, तो देन ए यूनियन बी इक्वल टू, ठीक, अब आप लिखो इस तरीके से कि x सच दैट x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी। ये यूनियन की डेफिनेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस करके डेफिनेशन को लिखा गया सिंबल्स का यूज करके कि डेफिनेशन है कि ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स, मतलब दो सेट्स की यूनियन क्या है, एक सेट है जिसमें एक्स आता है। अब एक्स क्या है, तो एक्स वो एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करे और फिर और लिखा हुआ है और एक्स बी को बिलोंग करे और ये बीच में ओ और लिख दिया गया। ठीक, पिछली सेट्स की किसी क्लास में इस और एंड का आपको समझाया था चक्कर। ठीक, तो यहां पर और को एक बार फिर से समझ लो आप, अगर दो बातों के बीच में ओ और लगा हुआ है तो पूरी कंडीशन, मतलब ये जो पूरी कंडीशन है ओवरऑल, तो हमें फिर ये वो एलिमेंट लेने हैं जो अगर सिर्फ इसको सेटिस्फाइड कर लें, इसको ना करें तो भी ले लोगे आप। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं एलिमेंट और इसको नहीं कर रहे हैं जो और के पहले लिखी है, तो उन एलिमेंट्स को भी ले लोगे आप। और वो एलिमेंट जो दोनों बातों को सेटिस्फाइड करें तो भी उन एलिमेंट्स को आप कंसीडर कर लोगे। ये ओ और का मतलब होता है, मतलब मैथमेटिक्स में दो कंडीशंस के बीच में और एंड लगता है ना। ठीक, तो अगर और लिखा हुआ है और एक कंडीशन इधर लिख दी जाए और एक इधर, तो फिर आपको कंसीडर किसे करना है, जो सिर्फ ये करे उसे भी, जो और के बाद लिखी कंडीशन को केवल सेटिस्फाइड कर ले, इसको ना करे तो भी, और दोनों को कर ले तो भी। लेकिन अगर एंड के माध्यम से दो कंडीशंस को लिखा जाए कि यहां एक कंडीशन लिख दी गई, एंड करके यहां एक कंडीशन लिख दी गई, तो फिर आप कंसीडर करेंगे उन एलिमेंट्स को जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें और एंड इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करें, मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले एलिमेंट्स ही आप कंसीडर करोगे। और में क्या बताया मैंने, सिर्फ इसको करें उसको ना करें तो भी कंसीडर कर लोगे, उसको करें इसको ना करें तो भी कर लोगे, और दोनों को कर ले, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करें तब भी कर लोगे। बात छोटी सी है, इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी देखा है स्टूडेंट्स में ये और एंड को लेके कंफ्यूजन होता है। हालांकि जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो बजाय ऐसे रटने के आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चला करो। जब भी कोई चीज आपको कंफ्यूज करे, मान लो कोई वैकेंसी निकली है ना, कोई नौकरी निकली है और उसमें कहा है कि वो लोग इसके लिए आवेदन करें, वो लोग इसके लिए अप्लाई करें जो ग्रेजुएट हो और साथ में कंप्यूटर सर्टिफाइड हो, मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेशन रखते हो और ग्रेजुएट हो। अब देखो आपकी विज्ञप्ति किस तरह निकले नौकरी की, कि हु आर ग्रेजुएट्स एंड हैविंग कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अब उन्होंने एंड लगाया ना, अब आप बताओ कौन लोग अप्लाई करेंगे। अगर कोई ग्रेजुएट है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं रखता तो अप्लाई नहीं करेगा, एंड लग गया ना बीच में। उन्होंने कहा है ओनली दे कैन अप्लाई हु आर ग्रेजुएट एंड हैव अ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, एंड लगा दिया बीच में, तो वही ये लोग अप्लाई करेंगे ना जो ग्रेजुएट भी होंगे और जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेशन भी होगा, क्योंकि कॉमन सेंस है, वो समझ गए बीच में एंड लगा हुआ है ना। दोनों बातें होंगी तभी हम अप्लाई करेंगे। दो में से एक चीज सेटिस्फाइड कर रहे हैं हम, दूसरी नहीं, तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। और वहीं अगर ये नौकरी निकली और उसमें ओ और लिख दिया गया, यानी हिंदी का अथवा लग गया, ठीक, कि द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई हु आर ग्रेजुएट्स और हैविंग कंप्यूटर लिटरेसी, अब ओ और लग गया तो आदमी समझ गया भाई हम कंप्यूटर लिटरेट हैं, नहीं ग्रेजुएट है तो भी जा सकते हैं, और ग्रेजुएट है कंप्यूटर लिटरेट नहीं है तो भी जा सकते हैं। और अगर किसी के पास में दोनों योग्यताएं हैं तो क्या वो नहीं जाएगा, क्या वो भी जाएगा, है ना। तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड तब भी गया और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, पहली नहीं भी हुई तब भी गया, और
दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो भी अप्लाई करेगा। तो इस तरह एंड और आर को समझने के लिए आप इस तरीके का जब भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के, या दूसरी भी कभी कोई कंफ्यूजन हो तो प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल लेकर के अपने भ्रम को दूर करना चाहिए। खैर, अभी आपने देखा हमने यूनियन कैसे किया। अगर कोई एलिमेंट है जो सिर्फ ए में है और बी में नहीं भी है तो भी हमने उसको यूनियन में लिया ना। आपने ए यूनियन बी किया तो 3, 5 केवल ए में है, बी में तो नहीं था, लेकिन वो यूनियन में लिया गया ना। इसी तरीके से ये 13 जो है ये बी में तो है, ए में नहीं है, लेकिन यूनियन में तो लिया गया ना, है ना। और जो दोनों में एलिमेंट्स थे यानी 7, 9, 11 जैसे दोनों में थे वो भी लिए गए ना। तो इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वो एक्स लिए जाए जो ए को बिलोंग करें, और लगा के कहा गया जो बी को बिलोंग करें। मतलब सिर्फ इसको करें तो भी ले लो, सिर्फ इसको करें तो भी ले लो, और दोनों बातें सेटिस्फाइड करें तो भी ले लो। जैसा अभी हमने और वाला आपको एक एग्जांपल देकर के समझाया, तो ये और बहुत ध्यान रखोगे। तो ये था यूनियन के बारे में। अब चलिए दूसरी चीज सीखते हैं, सेकेंड ऑपरेशन सीखते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक, इंटरसेक्शन। तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालने को अगर आपसे कहा जाए तो फिर आप कैसे निकालोगे? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और 2 or more सेट्स, है ना। तो लेकिन पहले हम 2 सेट्स का इंटरसेक्शन करना सीख लें, फिर जितने भी सेट्स होंगे उनको हैंडल तो हम कर ही सकते हैं। ये रहा उसका सिंबल। मतलब इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए ये सिंबल यूज करोगे। यूनियन सिंबल को आपने उल्टा कर दिया, ठीक, उसको उल्टा कर दिया इस तरह रिवर्स में। तो अब इंटरसेक्शन किया कैसे जाता है, ठीक। चलिए जो एग्जांपल्स हमारे सामने लिखे हुए हैं उन एग्जांपल के आधार पर हम लोग समझ लेते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो अगर हमसे कहा जाए कि ये ए है ये बी है, इंटरसेक्शन करिए, सिंपल है भैया। ए इंटरसेक्शन बी, डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन समझ लेते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन एक सेट होगा जिसमें एक्स आएंगे, मतलब एलिमेंट्स आएंगे। कौन से एलिमेंट? जो ए को बिलोंग करेंगे, और इस बार ये और न लिख करके एंड लिख दिया जाएगा, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी एक सेट जिसमें एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। और जैसा कि भी समझाया था इस एंड का क्या मतलब होता है, यानी हम ए और बी के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो ए सेट को बिलोंग करें, साथ साथ बी को भी बिलोंग करें, मतलब दोनों को बिलोंग करें, केवल वही एलिमेंट्स लेंगे, है ना। एंड लगा हुआ है, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी वो एलिमेंट इसमें कंसीडर किए जाएंगे। तो आसान शब्दों में तो आप इतना ही याद रखोगे कि ए और बी के इंटरसेक्शन का मतलब हो गया दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको ले लो आप, है ना। यही मतलब तो हुआ भाई, दोनों को बिलोंग करें मतलब कॉमन एलिमेंट्स। हाँ ठीक है, ये भी डेफिनेशन ठीक है कि ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ऐसा सेट विच कंटेन द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ये भी ठीक है। और बाकी आप सिंबल में इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, मतलब जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 7, 9 और 11, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपसे कहा जाता कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, मतलब पहले आप ए इंटरसेक्शन बी करो, जो रिजल्ट आया उसका सी से इंटरसेक्शन करो, तो ए इंटरसेक्शन बी करने पर आपका ये रिजल्ट आया 7, 9, 11, ठीक। अब उस रिजल्ट को सी के साथ इंटरसेक्ट कर दो, मतलब ये रहा ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट और ये रहा सी सेट। अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन करने को कहा जाए तो आपको देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इसमें और इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो 11 नजर आ रहा है, केवल 11 ही कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी के रिजल्ट को अगर सी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो रिजल्ट आएगा 11, क्योंकि यही एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। और डेफिनेशन आपके सामने है, ठीक, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। तो ये था दूसरा ऑपरेशन जिसका नाम है इंटरसेक्शन। अब चलिए बात करते हैं कि डिफरेंस कैसे निकाले जाते हैं किसी सेट्स के। दो सेट्स में डिफरेंस कैसे निकाला जाए, तो डिफरेंस, ठीक, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये डिफरेंस के लिए आप समझो बात को। अब अगर हमें कहा जाए कि ए और बी का डिफरेंस निकालो तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस बी से। भाई डिफरेंस मतलब माइनस करना ही है। तो अगर हमसे कहा जाए डिफरेंस ऑफ ए एंड बी तो ए माइनस बी, ठीक।
और अगर हमसे कहा जाए कि डिफरेंस निकालिए बी और ए का, तो फिर बी माइनस ए। और ये ध्यान रखिएगा आपकी ए माइनस बी अलग और बी माइनस ए अलग। सिंपल मैथमेटिक्स में भी ए माइनस बी और बी माइनस ए को तो अलग ही कंसीडर करोगे ना। तो ए माइनस बी कैसे निकाला जाता है, आइए देखें अपने इन्हीं एग्जांपल से। अगर हम ये ए सेट और ये बी सेट लेकर के देखें तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। ए माइनस बी का मतलब हुआ ए में से वो हटा दो, वो रिमूव कर दो जो बी के पास है ना। ए माइनस बी का मतलब ए सेट में से वो एलिमेंट माइनस कर दो। अब माइनस, यहां माइनस करने का मतलब है उनको वहां से रिमूव कर दो, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, कोई ऐसे ऐसे एलिमेंट हम माइनस नहीं करने वाले, ठीक। तो यहां पर इसीलिए सब्ट्रैक्शन वर्ड इस्तेमाल ना करके डिफरेंस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो ए माइनस बी का मतलब है वो एलिमेंट्स जो, मतलब ए जो सेट है उसमें से वो एलिमेंट माइनस कर दो, और यहां माइनस करने का मतलब है हटा दो उन एलिमेंट्स को जो बी में भी हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह सोचना है कि ए के पास ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो बी में भी हैं, है ना। मतलब आपको कॉमन एलिमेंट, मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है पहले आप उनको ऐसे मार्क कर लो, उनको पहचान लो कि हाँ भैया ए और बी में ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो अभी मैंने क्या बोला कि ए सेट में से वो हटा दो जो बी में भी है। तो मतलब तो यही हुआ ना, ए में ऐसा क्या होगा जो बी में भी होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो वो कॉमन एलिमेंट्स आप हटा दो, 7 9 11 हटा दो, फिर जो बच गया वो लिख दो। अब बचा हुआ किसका लिखोगे आप, बी का बचा हुआ लिखोगे 11 और 13, या ए का बचा हुआ लिखोगे 3 5। ए माइनस बी कर रहे हो ना, तो ए में से वो हटाया जो बी में था, तो बचा हुआ ए का लिखोगे आप। ध्यान रखना है आपको, बचा हुआ ए का लिखोगे, मतलब 3 और 5 ये रिजल्ट। और यही अगर आपसे कहा जाता बी माइनस ए निकालो, तो फिर आप इस तरह सोचते कि बी में से वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो ए के पास भी हैं, मतलब बी में से वो हटा दो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो ए के पास भी हैं, मतलब कॉमन एलिमेंट्स हो गए, ठीक। फिर बचे हुए एलिमेंट किसके आप लिखोगे यहां पर, बी के। तो बी में से वो एलिमेंट हटाओ जो ए में भी है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो इस बार बी का लिखा जाएगा, मतलब केवल 13। तो ध्यान ये रखना है आपको, ठीक। ओके, तो ए माइनस बी, ए में से हटाया बी का, बचा हुआ ए का लिखा, बी माइनस ए में बी में से ए के एलिमेंट्स, मतलब भाई कॉमन एलिमेंट्स हटा के बचे हुए एलिमेंट्स बी के लिख दिए। अब डेफिनेशन अगर लिखी जाए इसकी डेफिनेशन, तो आप कैसे लिखोगे, लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स, देन ए माइनस बी एक सेट होगा। कैसा सेट, जिसमें एक्स होंगे। एक्स क्या है, सच दैट एक्स वो एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए को और बिलोंग नहीं करता हो बी को। ठीक बात है ना। अभी तो आसान शब्दों में बता दिया गया आपको कि ए माइनस बी मतलब ए में से वो हटा दो जो बी में है और बचा हुआ है लिख दो। अब जो डेफिनेशन आपको देनी है तो आपने लिखा ए माइनस बी एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स आएगा, एलिमेंट्स आएंगे। कैसे एलिमेंट, वो एलिमेंट जो ए को बिलोंग करेंगे, ठीक बात, ए को बिलोंग करेंगे एंड बी को बिलोंग नहीं करेंगे, मतलब बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। और देखो अब एंड लगा हुआ है, और एंड का मतलब है ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मतलब हमें वही एलिमेंट लेने हैं जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपने ए माइनस बी में क्या लिया, 3 5 लिया, क्योंकि 3 5 ए को तो बिलोंग करता है लेकिन 3 5 बी को बिलोंग नहीं करता था। जो बी को भी बिलोंग करता था उसको हमने हटा दिया, जैसे 7 9 11 मतलब कॉमन एलिमेंट्स को। क्लियर हो गया। अगर आपसे हम कहें बी माइनस ए क्या होगा, उसको आप डेफिनेशन में लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी, और किसे बिलोंग ना करे तो आप कहोगे डज नॉट बिलोंग टू ए, है ना। क्लियर। तो ये था डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। अब चलिए फोर्थ ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। नाम है इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, हिंदी में इसका मतलब होता है पूरा करने वाला, है ना। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का मतलब समझिए आप किसी सेट का। अब किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा
कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और समझना क्या पड़ेगा, इसके पीछे के वीडियोस देखिए, यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को आप समझना है तो पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट की नीड पड़ेगी। ठीक, तो जैसे हमारे एग्जांपल में एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। ओके, अब आपको यूनिवर्सल सेट याद होगा कैसे बताया गया था। अगर आपसे कहा जाए कि ये ए, बी और सी जो सेट्स हैं, इनके लिए यूनिवर्सल सेट लिखिए। ठीक, तो इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट लिखने का मतलब है आप एक ऐसा सेट लिखो, आप एक ऐसा सेट लिखो जो इन तीनों का सुपर सेट हो, मतलब जो इन तीनों की चीजों को कंटेन कर ले, है ना। या दूसरे शब्दों में ये कहो कि ये तीनों उसके सबसेट हों। याद है ना, बताया था आपको लास्ट वीडियोस में कि ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है। तो खैर, तो अगर ए, बी और सी ये तीन सेट्स हैं तो आप इनका यूनिवर्सल सेट लिखो, तो एक ऐसा सेट लिखो जो इन तीनों का सुपर सेट हो, मतलब जो इन तीनों के एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, एग्जिस्ट करता हो। तो मतलब आप फिर वही मतलब हुआ ना कि सबको लेते चले जाओ, 3, 5, 7, 9, 11, बिल्कुल वैसे जैसे तीनों की यूनियन बना रहे हो। 3, 5, 7, 9, 11, अब 7, 9, 11 हो चुका है, 13 लिख दो, रिपीट तो करना नहीं है। अब इसमें क्या ऐसा बचा जो अभी तक नहीं लिखा है, 15, है ना। ये हमने तीनों की यूनियन बना के लिखा अगर एक तरह से देखा जाए तो। ठीक, और ये यूनिवर्सल सेट है, इन तीनों का ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि यही डेफिनेशन है कि कुछ सेट्स अगर दे रखे हैं, है ना, if there are 2 or more sets then their universal set is a set which contain all the elements of all the sets, मतलब which is the super set of given set। तो ये जितने भी सेट्स दे रखे हैं उनका सुपर सेट होना चाहिए। और एक बात, अगर हम इसमें कुछ एलिमेंट्स और लिख दें तो ये कोई गलत नहीं माना जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे हमने आगे और लिख दिया अपने मन से, या कुछ भी लिख दें अपने मन से, 16, 17, 18 और लिख दें, 19, 20, ठीक, या 22, 23, कुछ भी लिखो आप, उससे फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसका नाम है यूनिवर्सल सेट, एक बड़ा सेट, है ना। तो एग्जैक्ट उतना ही कंटेन करे ये जरूरी नहीं है, वो और भी बहुत कुछ कंटेन कर सकता है। आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस तरह के और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ले लोगे तो। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाए किसी सेट का। मान लो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है सेट ए का, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये जो हमारा ए नाम का सेट है, इसका हमें अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर डैश लगा के रिप्रेजेंट करो, और वो क्या होता है ध्यान देना, अगर आप ए का डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो आपको यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है, और अभी आपने डिफरेंस निकालना सीखा है। ठीक, तो ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, ये यूनियन का सिंबल नहीं है, यूनियन का सिंबल सिर्फ ऐसा होता था यू, यहां पर इस तरीके से ये भी लगा हुआ है यूनिवर्सल सेट में। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो फार्मूला है ए डैश, उसको रिप्रेजेंट करिए ए डैश से, और यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब आपको मालूम है कि माइनस कैसे करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए का मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो हटा दो जो ए में है, और फिर यूनिवर्सल सेट में जो बच जाए वो लिख दो। तो यूनिवर्सल सेट ये रहा, ए ये रहा, तो ऐसा क्या है यूनिवर्सल सेट में जो ए में भी है, ये 5 एलिमेंट है ना, तो इनको छोड़ दो। अब बचे हुए एलिमेंट आप लिख दो, क्या बच रहा है, 13, 15, 16, 17 और 18। ठीक है यार, तो ये हो गया आपका ए डैश की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए। अगर यूनिवर्सल सेट ये है, क्वेश्चन में अगर आपको एग्जाम में सवाल दिया जाएगा, ठीक, तो ज्यादा चांसेस होंगे इसी बात के कि यूनिवर्सल सेट आपको साथ में देगा जब कभी भी वो आपसे कॉम्प्लीमेंट निकलवाएगा तो। ठीक, तो परेशान नहीं होना, यहां हमने अपने मन से लिख दिया था। तो ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस है, कैसे निकाला गया आपने देखा। ऐसे अगर आपसे कहा जाता है कि बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए यानी कि बी डैश निकालिए, तो उसका मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस बी, और कैसे निकालते हैं आपको पता है। ठीक, अगर हम डेफिनेशन देना चाहें कि ए डैश की डेफिनेशन क्या हुई, तो फिर आप कैसे दोगे भाई बताओ, है ना। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट आएंगे, अब चूंकि आप ऐसे लिख सकते हो ना कि ए डैश क्या होता है, ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो ए डैश की डेफिनेशन लिखने का मतलब है आप यूनिवर्सल सेट माइनस ए की डेफिनेशन लिख दो, मतलब बिल्कुल उसी का सहारा लेके जैसे अभी आपने डिफरेंस निकालना सीखा था। कैसे लिखोगे आप कि एलिमेंट होंगे एक्स सच दैट, वो कौन से एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करें एंड ए को बिलोंग ना करें, यानी एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर,
तो ये हम इस तरीके से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं डैश की। तो ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना। ओके, अब चलिए इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने ऑपरेशन सीखे हैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको कैसे प्रूफ किया जाता है, ये इनको सीखना है हम लोग को नेक्स्ट वीडियोस में। अभी इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपके राइट साइड पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिख कर आ रहा है, उसे आप प्रेस जरूर कर दें और उसके बाद एक बेल का आइकन आएगा उसे प्रेस करें। तो जो भी नए वीडियोस रेगुलरली पढ़ेंगे इस पे अपलोड किए जाएंगे चैनल पर, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।